हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 25 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए, आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इक्वल टू p sec a cos b, y इक्वल टू q sec a sin b एंड z इक्वल टू r tan a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में कहीं भी a और b नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि ये जो a और b है इसकी कुछ वैल्यू अपन मान सकते हैं। तो अगर मैं a और b दोनों को ही 0 डिग्री के बराबर मान लूं तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक और कोस इन्वॉल्व हो रहे हैं और सेक और कोस दोनों ही 0 डिग्री पे 1 के बराबर हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सेक 0 1 हो जाएगा, कोस 0 भी 1 हो जाएगा, तो x अपने पास रह जाएगा p इंटू 1 दैट इज p। y की अगर मैं बात करूं तो y में यहाँ पे सेक a है तो सेक 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन b है और b को भी अपन ने 0 माना है तो साइन 0 जो होता है वो 0 हो जाता है। दैट्स वाई ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो y है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और z इक्वल टू आर टेन ए को फिर से अपन ने 0 माना, टेन 0 जो होता है वो भी 0 होता है, तो ये भी r इंटू 0 0, तो z इक्वल टू 0। तो अब अपने पास y और z खत्म हो चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन में अगर मैं y और z डालूंगा तो वो 0 आएगा। दैट मीन्स कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को आप डाल दीजिए p, तो ये हो गया p स्क्वायर और नीचे में भी है p स्क्वायर और आगे में y स्क्वायर 0 और z भी 0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ p स्क्वायर से p स्क्वायर गया दैट इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स P एंड Q, PR एंड PS आर डायमीटर ऑफ द टू सर्किल, व्हाट इज एंगल PQR। चलिए दो सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल तो ये हो गया और ये जो दोनों सर्किल है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट हो गया अपना P और ये पॉइंट हो गया Q। अब बोला जा रहा है PR और PS जो है वो इन दोनों सर्किल के डायमीटर है। तो PR मतलब एक तरीके से ये जो दोनों सर्किल जहां पे इंटरसेक्ट हुए वहीं से ये एक आप कह सकते हो कि एक डायमीटर अपन बना लेंगे। ये हो गया अपने पास PR, इसका सेंटर मैंने मान लिया, और ये हो गया अपना PS, इसका सेंटर यहां पे मान लिया। एंगल PQR अपन से पूछा जा रहा है, तो एंगल PQR कौन सा होगा, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं आपस में तो ये वाला अपना बनता है एंगल PQR, ये वाला। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो PR है वो डायमीटर है। सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी डायमीटर को बेस लेके कोई ट्राइंगल बनाया जाता है तो जो उसका तीसरा पॉइंट है जो कि सरकमफ्रेंस पे लाई करता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो PR को बेस लेके अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊंगा PQR को, तो जो इसका थर्ड पॉइंट है Q वो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। दैट्स वाई ये जो PQR है ये अपना 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। Consider the following table for total exports of goods of 5 companies over 5 years. If the ratio of export to the import of company S and U in the year 2015 is 3:2 and 1:2 respectively, then the total imports of company S and U together in the year 2015। तो यहाँ पे आप देखिए अपन को एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल है ये एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बताती है 5 अलग अलग कंपनी की 5 अलग अलग साल में। और अपन से पूछ रहा है सबसे पहले तो अपन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो है कंपनी एस और कंपनी यू का 2015 में वो दे रखा है। कंपनी एस का जो रेशियो है वो है 3:2 2015 में, और कंपनी यू का जो रेशियो है वो है 1:2 2015 में। और अपन से 2015 में ही एस और यू कंपनी का टोटल इंपोर्ट्स पूछ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि ये जो टेबल अपन को दे रखी है ये एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बताती है, लेकिन अपन से आंसर इंपोर्ट का पूछा हुआ है। रेशियो अपन को दे रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो सबसे पहले तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 2015 ये है आपके पास, कंपनी एस ने टोटल 51 लाख का एक्सपोर्ट किया और रेशियो में अगर अपन देखेंगे तो कितना है 3 यूनिट। दैट मींस कि 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 51, और इंपोर्ट कितना किया 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ये 3 से 17 बार में, तो 2 यूनिट की वैल्यू 17 दूनी 34, दैट मीन 34 लाख का इंपोर्ट किया। ये सारा जो डेटा अपन को वो लेख में, इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि 34 लाख का इंपोर्ट किया। सेम तरीके से कंपनी यू की अगर मैं बात करूं तो उसने 2015 में 70 लाख का एक्सपोर्ट किया। रेशियो में 1 यूनिट है एक्सपोर्ट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 70, और इंपोर्ट अपन को निकालना है तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट मतलब 140 लाख। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 34 लाख का तो कंपनी एस ने इंपोर्ट किया और 140 लाख का कंपनी यू ने। तो इन दोनों को मिला के आप
बोल सकते हो कितना 174। तो 174 लाख का टोटल इंपोर्ट हुआ है दोनों कंपनी के द्वारा 2015 में, यही अपन से पूछ रहा था। ड्यूरिंग ए न्यू ईयर सेल ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम टू हिज कस्टमर्स, बाय 5 स्वेटर्स गेट 2 स्वेटर्स फ्री। तो देखिए 5 स्वेटर खरीदने पे 2 स्वेटर फ्री मिलते हैं अपन को। तो अपन से पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है। तो देखिए फ्री जैसी कुछ चीज होती नहीं है, मेनली जो होता है वो होता है डिस्काउंट। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से बोला जाता है कि 5 स्वेटर खरीदने पे 2 स्वेटर फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पता करिए कि टोटल कितने स्वेटर मिले। तो 5 खरीदने पे 2 फ्री मिला, मतलब 5 तो पहले मिल ही रहे थे, 2 और मिल गए, दैट मीन्स कि टोटल 7 स्वेटर अपन को मिले। अब इसमें फ्री कितने मिले, तो 2 स्वेटर फ्री मिले। इसका मतलब यह हुआ कि 7 स्वेटर खरीदने पे 2 स्वेटर का जो प्राइस था वो आपको डिस्काउंट के रूप में दे दिया गया। तो यहां पे मैं अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर 7 आएगा, बिकॉज कटेगा नहीं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वुमेन इज 4:1 if her income and expenditure are increased by 20% and 10% respectively, then find the percent change in her saving। तो देखिए यहां पे अपन को एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 4:1। एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग कितना है 4:1, और बोला जा रहा है कि जो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो 20% और 10% बढ़ी, तो सेविंग में कितना चेंज आया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम अपन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इसको भी मैं रेशियो में ही निकाल लेता हूं। अगर एक्सपेंडिचर 4 है और सेविंग 1 है तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम हो जाएगी 4 + 1 5 के बराबर। अब यहां पे बोला गया कि जो इनकम है वो 20% बढ़ी। 5 पे अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 का 20% कितना होता है 1 के बराबर। 20% मतलब 1/5, 5 का 1/5 1, तो 5 + 1 6। और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ा, तो 4 पे अगर आप 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10% का मतलब हो गया 1/10, 4 का 1/10 मतलब 0.4, तो 4 + 0.4 दैट इज 4.4। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, यहां पे अभी अभी अपन ने इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग किया था, तो सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दैट मीन 6 - 4.4, तो कितना हो गया 1.6। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो सेविंग है वो 1 रुपए से बढ़ के 1.6 रुपए हो गई। दैट मीन्स कि 0.6 का इंक्रीज है कितने पे, 1 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया, 60% का इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर 3। द रिलेशनशिप बिटवीन K1 and K2 for which the system of linear equation K1x + 3y = 8 and 4x + K2y = 16 represent coincident line। तो यहां पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो दोनों लाइन है K1x + 3y = 8 और 4x + K2y = 16, ये दोनों जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ऐसी लाइन जो एक के ऊपर एक लाई करती है। जैसे एक लाइन ये हो गई, तो जो दूसरी लाइन है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई करेगी, कुछ इस तरीके से, मतलब हर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पे अपन को मिलेंगे। जब कभी भी दो लाइन कोइंसिडेंट होती है तो उस केस में जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है उसको इक्वल करते हैं। दैट मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये अपन करते हैं। तो सेम काम यहां पे अपन करेंगे। जब अपन जानते हैं कि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो ये जो रिलेशनशिप है वो फॉलो होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो a1 हो गया x का कोएफिशिएंट दैट इज k1, a2 हो गया x का कोएफिशिएंट दैट इज 4। सेम तरीके से b1 हो गया ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज 3, और b2 हो गया नीचे वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज k2, और कांस्टेंट टर्म ऊपर है 8 नीचे है 16। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे अपन जो जनरल इक्वेशंस मानते हैं वो मानते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा कि ये जो 8 और 16 है, मतलब इसी तरीके के और क्वेश्चंस में, तो उन्होंने पूछा क्या ये 8 और 16 को LHS में ले जाने की जरूरत नहीं है क्या। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब कभी भी अपन रेशियो लेते हैं तो जो सेम यूनिट है वो अपने आप में कैंसिल आउट हो जाती है। यहां पे 8 और 16 दोनों ही RHS में है, अगर आप दोनों को LHS में लेके जाएंगे भी तो ये -8 और -16 बन जाएगा। यहां पे जब मैं माइनस माइनस लगाऊंगा तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर कांस्टेंट आपके दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे, तब तो आप उनको डायरेक्ट डाल दीजिए c1/c2 में।
लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तब भी डायरेक्ट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी में राइट हैंड साइड पे, तब आपको दोनों को सेम साइड पे करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि इक्वेशन अगर अपन को बनानी, तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को की मदद से अपन इक्वेशन बना लेंगे। दैट इज k1 k2 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 4 12। तो यहां पे k1 k2 इक्वल टू 12 है, लेकिन कहीं भी अगर आप देखेंगे तो k1 k2 इक्वल टू 12 आपको नहीं दे रखा। तो इसका मतलब कि इस तरीके से तो अपना काम नहीं चलेगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, k1 और k2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। k1 और k2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये दूसरी और तीसरी इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं k1 k2 निकल जाएगा। सबसे पहले तो ये 8 से 2 बार में, तो k2 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 2 6 के बराबर, और k1 कितना आ जाएगा, तो k2 6, तो k1 इक्वल टू 2 के बराबर, बिकॉज 6 इंटू 2 12। अब यहां पे अगर आप देखें कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो k2 है 6 और k1 है 2, तो 3 इंटू 2 6, दैट मीन 6 इक्वल टू 6, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। ए मैन लूजेज 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144, इफ ही सेल्स इट फॉर 288, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 144 रुपए में बेचा और उस पे उसे 28% का नुकसान हुआ। तो 288 रुपए में बेचने पे क्या उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अपन बोल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो अपन को दे रखी है 144 रुपए, और 28% का नुकसान है, तो कॉस्ट प्राइस यहां पे अपन निकाल सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100% मानूं, तो 28% का नुकसान मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 100 माइनस 28, दैट इज 72%। तो ये जो 144 है, ये 72% की वैल्यू दे रखी है, तो 72 से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि 1% की वैल्यू निकल जाए। और कॉस्ट प्राइस को अपन ने 100% माना था, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 72 का ये 2 बार में, और 2 इंटू 100 मतलब 200, दैट मीन्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए है। तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 288। दैट मीन्स की 200 रुपए की चीज को 288 रुपए पे बेचा, तो आप देख सकते हैं फायदा हुआ कितने रुपए का, 88 रुपए का, कितने पे, 200 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 100 का 2 बार में और 2 का ये 44 बार में, तो 44% का फायदा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए अपन से बोला जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, जैसे अगर दो लाइन अपन मानते हैं a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0, तो जब कभी भी दो लाइन यूनिक सॉल्यूशन देती है, तो उस केस में a1 बाय a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होता है b1 बाय b2 के। a1 बाय a2 को अगर अपन ने b1 बाय b2 के बराबर कर दिया, तो फिर वो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी, वो या तो नो सॉल्यूशन देगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे c1 बाय c2 का कोई रोल नहीं है, मतलब c1 बाय c2 अगर इन दोनों में से किसी एक के इक्वल हो भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो a1 बाय a2 कितना हो गया आपके पास, a1 मतलब पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 4, और a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दैट इज 6, नॉट इक्वल टू b1 है पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज 6, और b2 है दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज k+4। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से ये 3 बार में। तो यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k+4 नॉट इक्वल टू 3 इंटू 3 9, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। मतलब ये हुआ कि k को 5 के बराबर नहीं रख सकते, उसके अलावा आप कुछ भी रखिए k की वैल्यू, ये दोनों जो इक्वेशंस है वो आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही देगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नमन बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 3,48,020 रुपए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज 15,090 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ नमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट accrued ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन न जाने कितनी शिफ्ट में पूछा गया है, मैं करते करते परेशान हो चुका हूं इस क्वेश्चन को। हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स बदल जाती है। तो क्या बोला जा रहा है, नमन ने 3,48,020 रुपए उधार लिए 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। अब पहले साल के एंड पे उसने क्या किया, 15,090 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में से चुका दिए। देखिए जब कभी अपन पैसा लेते हैं तो दो चीजें अपन को चुकानी होती है, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट,
मतलब जो पैसा अपन ने लिया है एक तो उतना पैसा चुकाना पड़ेगा, दूसरा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल बाद अगर मैं 3,48,020 चुकाऊंगा तो मुझे ये 3,48,020 तो चुकाने हैं, साथ के साथ इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी चुकाना है। लेकिन उसने क्या किया, 1 साल के खत्म होने पे ये 15,090 जो है वो प्रिंसिपल में से चुकाए। इसका मतलब अब जब सेकंड ईयर पे अपन चलेंगे तो जो उसका प्रिंसिपल है वो कम हो चुका होगा। और सिंपल इंटरेस्ट की अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे लगता है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट तो अगर मैं 1 साल बाद दूं या 2 साल बाद दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो उतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर प्रिंसिपल को मैंने नहीं चुकाया तो फिर दूसरे साल पे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसने समझदारी करके क्या किया, 15,090 प्रिंसिपल में से चुका दिए, इस वजह से उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो गया। तो अब सेकंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15,090 कम लगेगा। मतलब 3,48,020 में से 15,090 सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो पहले साल पे 3,48,020 इस पे इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%, तो इसकी वैल्यू आप 8% निकाल लीजिए, दैट इज 8/100। तो 8/100 करने पे कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। कैंसिल आउट करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, 1 0 आप चाहे तो यहाँ पे हटा सकते हो और कोई फायदा नहीं है। तो 8 दूनी 16 की 6, 1 कैरी चला गया, 8 8 64 की 4, 6 कैरी चला गया, 8 चौको 32 और 6 38, 3 कैरी चला गया, 8 3 24 और 3 27, और ये हो गया अपने पास 27,831.6। दैट मीन्स कि पहले साल के जो एंड पे इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 27,841.6 रुपए। अब अपन आते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल पे 15,090 उसने इस प्रिंसिपल में से चुका दिए, तो ये 15,090 मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। 15,090 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए तो अपने 3, ये 9, फिर 7 में से 5 गया 2, और 34 में से 1 गया 33। दैट मीन्स कि अब जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3,32,930 रुपए पे बनेगा। और कितना बनेगा, सेम 8%, क्योंकि दूसरे साल के एंड तक ही अपन को चलना है, दूसरे साल के एंड पे वो सारा पैसा चुका देगा। तो इसका 8% आप निकाल लीजिए, 1 0 फिर से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 9 8 72 और 2 74, 7 कैरी चला गया, 8 2 16 और 7 23, 2 कैरी चला गया, 8 3 24 और 2 26, फिर 2 कैरी तो 26। दैट मीन्स ये बन गया 26,634.4 रुपए। तो अब आप यहां पे देखिए होएगा क्या, पहले साल के एंड पे उसने 15,090 चुका दिए थे, तो आपका जो प्रिंसिपल बचा वो बचा 3,32,930 रुपए। तो ये तो उसको चुकाना है, साथ ही साथ पहले साल पे जो इंटरेस्ट बना था 27,841.6 रुपए वो चुकाना है, और दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट बना था 26,634.4 रुपए ये भी चुकाना है। इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, इस वजह से ये 27,841 पे दूसरे साल कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो अब अपन को 3 वैल्यू यहां पे चुकानी है, 27,841.6, 26,634.4 और 3,32,930, 3,32,930। तो इन सबका आप कर लीजिए सम। तो 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी चला गया, दैट इज 4 और 2 6, फिर ये कितना हो गया 3 3 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी चला जाएगा आपके पास, है ना। तो 9 9 18, 18 और 6 दैट इज कितना 24, 2 कैरी चला गया अपने पास, तो 4 4 6 10 7 17 की 7, 3 और 3 6 और 2 8, और ये 3। दैट मीन्स कि टोटल उसको 3,87,406 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियस 12 एंड 16 सेंटीमीटर। तो देखिए अपन को सर्किल का डायमीटर निकालना है, और बोला जा रहा है कि जो उस सर्किल का सर्कमफ्रेंस है वो दो अलग अलग सर्किल के सम के बराबर है, दो अलग अलग सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, दैट मीन्स 2π इंटू आर हो गया 12, और दूसरे केस में आर हो गया 16, तो 2π इंटू 16। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 16 प्लस 12 अगर आप करेंगे तो कितना 6 और 2 8, दैट मीन्स 28, तो 2π इंटू 28। और बोला जा रहा है कि ये जो सर्कमफ्रेंस है ये किसी और सर्किल का सर्कमफ्रेंस है जिसका डायमीटर अपन को निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2πr के बराबर कर दूं तो 2πr इक्वल टू हो गया 2π इंटू 28, दैट मीन्स कि रेडियस कितनी आ गई 28 के बराबर, और रेडियस अगर 28 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 56।
तो जो सर्किल का डायमीटर अपन से पूछा जा रहा है वो कितना हो जाएगा, 56 के बराबर। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए, बोर्ड मास का सवाल है, तो यहां पे अपन बोर्ड मास लगाए। बोर्ड मास क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले ब्रेकेट करो। तो यहां पे अपन को दो ब्रेकेट दिख रखे, एक तो ये वाला ब्रेकेट और एक ये वाला ब्रेकेट, और ये जो सेकंड वाला ब्रेकेट है इसके अंदर भी एक ब्रेकेट है, ये वाला। तो ब्रेकेट के अंदर ब्रेकेट है, तो सबसे पहले आपको सबसे अंदर वाला ब्रेकेट सोल्व करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है, तो पहले अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोर्ड मास में अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो शब्द पहले आ रहा है उसी हिसाब से आपको करना होता है। तो 2 इंटू 10 20, तो ये बन गया 25 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 5। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 5। अब ये आपके पास बन गया 5 प्लस 3 ऑफ 5। देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे ये जो ओ लिख रहा है, ओ का मतलब ऑफ ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही है एक तरीके से। तो 5 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 5 20। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 20। सेम तरीके से ये आगे वाला ब्रैकेट अगर अपन सोल्व करें, तो यहाँ पे आपको माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई, ये चार साइन दिख रहे हैं। इन चार साइन में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी है वो है डिवाइड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले कौन आ रहा है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड करते हैं। तो 6 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार में, 8 बार में। तो ये बन गया 25 माइनस 8। अब प्लस फिर ये 12 मल्टीप्लाई 2 भी अपन कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से आप कीजिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बोर्ड मास लिखते वक्त अपन एडिशन पहले लिखते हैं, ए पहले लिखते हैं, एस बाद में लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको एडिशन पहले करना है। अगर आपने ये 8 और 24 पहले कर दिया और फिर 25 में से माइनस करा, तो आप सरासर गलत कर देंगे। बोर्ड मास में ए और एस का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कीजिए। अब लिखने वाले ने किस हिसाब से लिखा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं बन रहा था। अगर इसको एस ए लिखते तब भी गलत हो जाता, क्योंकि ये भी नहीं होता कि भाई हमेशा ही सब्ट्रैक्शन पहले है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए वो पहले कीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। बाकी में तो आप बोर्ड मास के हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 25 माइनस 8 अगर अपन करते हैं तो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। और 17 प्लस 24 अगर अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 7 11 की 1, दैट इज 41। तो 41 आ गया। तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 41 प्लस 78 और माइनस 20। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1 8 9 4 7 11 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 99। ऑप्शन नंबर 4। 2 पाइप X and Y कैन फिल ए टैंक इन 14 आवर्स एंड 21 आवर्स। दो पाइप X और Y किसी टैंक को 14 घंटे और 21 घंटे में भर सकते हैं। X 14 घंटे में और Y 21 घंटे में। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक, इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। दोनों पाइप को अगर साथ में खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं हमेशा एक ही तरीका बताता हूं, और वो क्या है कि सबसे पहले इनका आप ले लीजिए एलसीएम। 14 और 21 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये होता है 7 इंटू 2, ये होता है 7 इंटू 3, मतलब एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 7 इंटू 6 42। तो मैं मान लेता हूं कि जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी है 42 लीटर की। एक्स पाइप उसको 14 घंटे में भर रहा है, तो हर घंटे एक्स पाइप कितना पानी डाल रहा है, 42/14, मतलब 3 लीटर पानी उसमें डाल रहा है। और सेम तरीके से वाई पाइप कितना डाल रहा है, 42/21, मतलब 2 लीटर। ये 3 और 2 जो है वो ही एक्स और वाई की एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी मतलब उनकी कार्य क्षमता, कि वो हर घंटे कितना कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों पाइप को अगर साथ में खोला गया तो दोनों पाइप साथ में पानी भरेंगे। दैट मीन्स एक घंटे में कितना पानी जाएगा, 3 + 2 5 लीटर। 42 लीटर का टैंक है, हर घंटे 5 लीटर पानी जा रहा है, तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा, 42/5। इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 का 8 बार में 40, दैट इज 8 2/5 घंटे। ऑप्शन नंबर 3। Study the given table and answer the question that follow. The given table shows the number of students enrolled in different academic faculties for an institution during 16 से 19। तो यहाँ पे देखिए अपन को एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल है ये 2016 से लेकर 2019 तक का साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, इसका डेटा अपन को बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि फ्रॉम 2016 से 2019 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ह्यूमैनिटीज। तो 16 से 19 तक, मतलब ये चारों साल में साइंस में टोटल स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज के टोटल स्टूडेंट्स का डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है। तो चलिए साइंस में अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो कितने हैं, तो देखिए 4 5 9 और 6 15 की 5, एक कैरी चला गया अपने पास, तो 6 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा 23, 2 कैरी चला जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24।
2435। सेम तरीके से ह्यूमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, एक कैरी चला गया अपने पास, 10 7 17, 17 और 6 हो गया 23, दो कैरी चला गया, तो 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 12 32। तो यहाँ पे अपन को डिफरेंस लेना है, डिफरेंस अपन को पॉजिटिव ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किसी मैंने ह्यूमिनिटीज को बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0, फिर 12 माइनस 4 8, और 2 माइनस 2 0, दैट इज 804। ऑप्शन नंबर 1। A cylindrical tank of radius 14 centimeter is full of water. If 616 liters of water are drawn out, then the water level in the tank is dropped by। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस अपन को दे रखी है और ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, कुछ इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। इसकी रेडियस अपन को दे दी 14 सेंटीमीटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें से 616 लीटर पानी जो है वो निकाल लिया जा रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो वाटर टैंक का लेवल है वो कितना ड्रॉप हो जाएगा। तो वाटर टैंक का लेवल मतलब हाइट उसकी कितनी घट जाएगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि कुछ यहां तक जो है वो 616 लीटर पानी था। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अपना हो गया 616 लीटर। तो ये भी एक तरीके से क्या है, सिलेंडर ही है, क्योंकि सिलेंडर का अपर पार्ट भी सिलेंडर होता है, लोअर पार्ट भी सिलेंडर होता है। सिलेंडर हर तरफ से सिलेंडर होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इतने पोर्शन की मैं बात करूं तो ये भी अपने लिए एक सिलेंडर का ही काम कर रहा है। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया 616 लीटर, क्योंकि 616 लीटर पानी निकाला गया। ये जो ऊपर की कैपेसिटी मैंने मानी ये 616 लीटर मानी। तो पानी कितना ड्रॉप करेगा, ये ऊपर का पानी खत्म हो जाएगा, मतलब केवल नीचे का ही पानी बचेगा। दैट मीन्स कि ये जो हाइट है वो अपनी घट जाएगी। तो ये हाइट कितनी घटेगी यही अपन से पूछा जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर रेडियस आपको सेंटीमीटर में और वॉल्यूम जो है वो लीटर में और हाइट जो घटेगी वो मीटर में बतानी है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग क्वांटिटीज, तीनों को अपन को सेम करना पड़ेगा, तभी जाके अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ये लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो, दिक्कत दोनों में ही नहीं है। चलिए अपन सेंटीमीटर क्यूब में कर लेते हैं। तो जो 1 लीटर होता है वो इक्वल टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स की वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 616000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू। तो यहां पे रेडियस अपन को दे रखी है कितनी, तो रेडियस है 14 के बराबर। तो चलिए 14 डाल देते हैं। तो 22/7 इंटू 14 इंटू हाइट इक्वल टू 616000। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 7 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 22 से सबसे पहले मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूं तो देखिए 22 का 2 बार में हो जाता है 44, और 61 माइनस 44 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 17। 17 मतलब हो गया 176। तो 22 का जो है 8 बार में हो जाता है 176, दैट मीन्स 28,000। और 14 दूनी 28, तो ये 1000। हाइट कितनी आ गई, अपनी हाइट आ गई 1000 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को जो बताना है वो मीटर में बताना है। तो अपन जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 10 मीटर के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए इसकी वैल्यू अपन बचपन से पढ़ते हैं, जब कभी भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो ये इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। कोई x और y की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। आसान आसान सवाल में फालतू x और y की वैल्यू रख के उनको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर आप x और y की वैल्यू रखने जाएंगे तो पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर एक एक ऑप्शन सोल्व करेंगे, उसमें कितना समय खराब होगा। जब आपको पता है कि भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को मैं बहुत ही आसानी से खोल सकता हूँ। x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। If cot square theta minus 2 cos square theta equal to 0, then value of theta। देखिए cot square theta minus 2 cos square theta जो है 0 के बराबर देखा है। थीटा की वैल्यू अपन से पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से करने जाएंगे तब भी आपको उतना ही समय लगेगा, और अगर थीटा की वैल्यू मान के करेंगे तब भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ये 2 cos square theta को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये बन गया अपने पास cot square theta equal to 2 cos square theta। और अपन जानते हैं cot square theta जो होता है वो इक्वल टू होता है cos square theta by sin square theta। तो दिस इज इक्वल टू 2 cos square theta। आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपना कैंसिल आउट हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा आ गया 1/2, और sin स्क्वायर थीटा 1/2 मतलब sin थीटा कितना आ गया 1/√2।
और साइन थीटा 1/√2 कितने पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की एक एक वैल्यू डाल के भी आप चेक कर सकते थे, उसमें भी उतना ही समय लगता, क्योंकि एक आसान क्वेश्चन है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। चलिए क्या है, व्हाट इज द एवरेज इनकम फ्रॉम स्कूल एज ए सैलरी पर ईयर अर्नड बाय द पर्सन ओवर द गिवन ईयर्स। तो यहाँ पे अपन को सैलरी के रूप में कितनी एवरेज इनकम हो रही है एक पर्सन को इन सारे साल में मिला के, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए स्कूल सैलरी ये है और अलग अलग साल है 2018 से लेकर 2022। तो एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने, 5 नंबर है, तो इनका सम आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि इन सब नंबर के नजदीक एक नंबर मान लो, जैसे कि मैंने 160 मान लिया, तो अब अपन बात करें 132 की, तो 160 से ये कितना कम है, तो ये 28 कम है। कम है इसलिए माइनस साइन, ज्यादा होता तो प्लस साइन होता। फिर 148 कितना कम है, तो ये 12 कम है तो माइनस साइन। 166 कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। 178 कितना ज्यादा है, तो ये 18 ज्यादा है। और 196 कितना ज्यादा है, तो ये अपना 36 ज्यादा है, तो प्लस साइन। अब यहां पे आप देख सकते हैं डेविएशन मेथड में कितने नंबर है, टोटल 5 नंबर है, तो इनको अपन को 5 से डिवाइड करना है। ये 160 को अपन कुछ नहीं करेंगे, ये एजीटीज रहेगा, तो 160 ऐसे रहने दीजिए, इन सबको आप निकाल लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, चलिए निकाल ही लेते हैं। 18 माइनस 12 6, 6 और 6 12, फिर 12 प्लस 36 माइनस 28 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 12 दैट इज 20, तो 20/5 मतलब 4, तो 164। तो जो एवरेज है वो 164 आएगा, और ये सारा डेटा अपन को 1000 में था, इस वजह से 1,64,000। A policeman noticed a thief at some distance. The policeman started running to catch the thief, and the thief also started running at the same time. तो यहाँ पे आप देखिए चोर पुलिस के सवालों में सेम तरीका होता है, कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पुलिसमैन को खड़ा कर दीजिए, थोड़ी दूर आगे जाके थीफ को खड़ा कर दीजिए। अब बोला जा रहा है कि भैया पुलिसमैन को देख के चोर भागना स्टार्ट कर दिया और पुलिसमैन भी भागना स्टार्ट कर दिया। बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ बोथ पुलिसमैन एंड थीफ वाज 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिसमैन की स्पीड हमेशा चोर से ज्यादा ही होगी, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको दो नंबर दे रखे हैं, आंख बंद करके पुलिसमैन की स्पीड को बड़ा वाला नंबर डाल दीजिए, दैट मींस 12 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड को छोटा वाला नंबर, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट टुक 30 मिनट फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिफ, फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोला जा रहा है कि जो पुलिसमैन है उसको चोर को पकड़ने में 30 मिनट का समय लगा, तो उन दोनों के बीच में शुरुआत में कितनी दूरी थी, ये अपन से पूछा जा रहा है। दैट मींस ये जो अपन ने लाइन खींची इसकी वैल्यू क्या है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि यहां कहीं आगे जाके पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया होगा। तो अब आप देखिए पुलिसमैन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जितना समय लगाएगा, चोर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उतना ही समय लगाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दोनों ने देखा और फिर भागना स्टार्ट किया, मतलब सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया और सेम टाइम पे ही पकड़े जाएंगे आपस में, जब ही जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ पाएगा। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आगे जाके चोर बैठ गया और पुलिसमैन उसका इंतजार करता रहेगा, मतलब चोर उसका इंतजार करता रहेगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि पुलिसमैन आगे निकल जाएगा और फिर आगे जाके रुक जाएगा और बोलेगा कि चोर यहाँ पे आएगा जब मैं पकड़ लूंगा। वही पहले जहां पे मिलेगा पहली बार वहीं पकड़ लेगा, दैट मीन्स कि बराबर टाइम के लिए भागेंगे। तो जब कभी भी टाइम सेम लगना होता है तो उस केस में डिस्टेंस जो है वो स्पीड के रेशो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशो अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6:5 का, तो यही अपना डिस्टेंस का भी रेशो बन जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों में 6 और 5 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो जो पी और टी के बीच की वैल्यू है ये 1 यूनिट के बराबर है। लेकिन अपन को पता नहीं है 1 यूनिट कितना है, तो उसको अपन को निकालना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि जो पुलिसमैन है उसने चोर को 30 मिनट में पकड़ लिया था। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो देखिए टाइम कितना लगा 30 मिनट, मिनट को अपन आवर में चेंज कर लेते हो 30/60। और यहाँ पे दोनों में से किसी की भी स्पीड आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पुलिसमैन की लीजिए थीफ की लीजिए, क्योंकि टाइम तो दोनों केस में बराबर लगा। मैं मान लूं कि भैया पुलिसमैन की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर की, तो मैंने स्पीड ले ली 12 की, तो यहाँ पे 12 से 5 बार में और 5 से 6 बार में। दैट मीन्स की डिस्टेंस कितना कवर किया पुलिसमैन ने, 6 किलोमीटर का, और पुलिसमैन कितना अपन ने माना 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 किलोमीटर। दोनों के बीच में कितना इनिशियल डिस्टेंस था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर। तो यहां पे अपन को जो आंसर है वो मीटर में देना है, तो मीटर मतलब कितना हो गया 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। देखिए एक तरीके से ये अपना एक सर्किल हो गया, इसमें एक ये सर्कुलर आर्क है,
ये वाली, ये जो है 45 डिग्री का सेंटर बना रही है, एंगल बना रही है सेंटर पे, ये 45 डिग्री हो गया, और रेडियस अपन को दे दी 14 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कुलर आर्क से सेक्टर जो बन रहा है उसका पेरीमीटर अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर में क्या क्या अपन काउंट करते हैं, एक तो ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी लेंथ, दूसरा ये दो रेडियस जो है इनको भी अपन पेरीमीटर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कुलर आर्क की अगर मैं बात करूं तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपना है 45 बटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, यहाँ पे 22 बटा 7 ही अपन डाल देते हैं क्योंकि रेडियस अपन को 14 दे रखी है, कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से 2 बार में, और 45 से कितनी बार में चला जाता है, तो 45 से चला जाता है 8 बार में। देखिए 2 दूनी 4 और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 8 गया, दैट मींस 11। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सर्कुलर आर्क है इसकी लेंथ हो गई 11 सेंटीमीटर। अपन को सेक्टर का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो सेक्टर के पेरीमीटर में 11 के साथ साथ ये दोनों रेडियस को भी अपन ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 14 और 14 28, 28 और 11 39, ऑप्शन नंबर 2। अगर अपन से केवल लेंथ ऑफ एन आर्क पूछता तो केवल 11 आता, लेकिन पेरीमीटर पूछ रहा है इस वजह से ये दोनों रेडियस भी उसमें इंक्लूड होगी। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू DC, एंगल ABD 68, एंगल ADB 2y-7, BDC 33, DBC 3x+2, देन द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये अपना क्वाड्रिलेटरल हो गया एक ABCD। यहां पे अपन को AB और BC बराबर दे रखी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, और AD और DC बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। एंगल ABD, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 68 है। एंगल ADB मतलब ये वाला एंगल 2y-7 है, और एंगल BDC मतलब ये वाला एंगल 33 है, और एंगल DBC मतलब ये वाला एंगल जो है वो है 3x+2, ये अपन को दे रहा है। तो 2x + 3y की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BDC की, तो ध्यान से देखिए ये दोनों ट्राइंगल आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज AB जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो DC के बराबर है, और दोनों में ही एक कॉमन साइड है जो कि बराबर होगी सही, BD इक्वल टू BD। तो SSS ट्रिपल S रूल से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होंगे। अब अगर मैं बात करूं तो कौन सा एंगल किसके लिए करस्पॉन्डिंग होगा, तो देखिए 2y-7 के लिए कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले यहां पे अगर अपन बात करें तो 2y-7 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, ये AD और DB के बीच में। तो DB तो कॉमन है दोनों में, AD के इक्वल कौन था, CD, दैट मींस कि 2y-7 जो है वो 33 के इक्वल होगा। और सेम तरीके से 3x+2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 68 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं y की बात करूं तो y कितना, 33 + 7 40, 40/2 दैट इज 20। और यहां से अगर मैं x की बात करूं तो x कितना, 68 - 2 हो गया 66, 66/3 मतलब कितना 22। अब अपन से पूछ रहा है 2x + 3y, तो 2x + 3y कितना हो जाएगा, 2 × 22 + 3 × 20, 22 दूनी 44, 44 + 60 दैट इज 104, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। 10 72 - 10 27 -10 72 × 10 27। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 72 + 27 कोई आपके पास 90 वगैरह तो नहीं बन रहा, 72 + 18 होता है 90, 72 + 27 तो नहीं होता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, 10a - b इक्वल टू 10a - 10b डिवाइड बाय 1 + 10a 10b। ये फॉर्मूला आप जानते हो नहीं जानते, जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या बन रहा है, 10a - b इंटू 1 + 10a 10b इक्वल टू 10a - 10b। अब यहां पे अगर मैं a और b 72 और 27 डालूं तो 72 - 27 कितना होता है, तो 72 - 27 आप निकालिए, तो 12 में 7 गया 5 और 6 में 2 गया 4, दैट इज 45 डिग्री। तो यहां पे जब आप a
को 72 और बी को 27 डालेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 10 45, 1 प्लस 10 72 10 27 इक्वल टू 10 72 माइनस 10 27। और यहां पे अपन जानते हैं कि जो 10 45 होता है वो 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये आ गया 1, तो 1 इंटू कुछ भी करो 1 वही रहेगा सेम, तो ये 1 प्लस ये 10 72 10 27, इसको आप चाहे तो उधर की साइड ले जा सकते हो, तो इक्वल टू 10 72 माइनस 10 27 माइनस 10 72 10 27। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1, यही आपसे पूछ रहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल इस तरीके से नहीं है कि नॉन एंगल हो या फिर आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे टर्म, तो आप कह सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ a is to b 6 is to 8 and b is to c 5 is to 11 then a is to b is to c। तो यहां पे आप देखिए a is to b आपको दे रखा है 6 is to 8 और b is to c दे रखा है 5 is to 11। a is to b is to c आपसे पूछा जा रहा है, तो a is to b is to c क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 30, 8 इंटू 5 40 और 8 इंटू 11 88। और फर्दर अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 15 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 44 बार में, 15 20 44, ऑप्शन नंबर 1। The given table shows the number of clerical and officer cadre employees recruited by 4 different बैंक A, B, C and D from 11 से 14। चलिए ठीक है, ऑफिसर और क्लर्क लेवल के जो एम्प्लॉय है उनका डेटा अपन को दे रखा है ABCD का, 4 अलग अलग बैंक है। क्वेश्चन है कंप्यूट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय ऑफ बैंक ए टू द नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय ऑफ बैंक सी। चलिए बैंक ए का ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय का बैंक सी के ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय के साथ रेशियो अपन को निकालना है। बैंक ए यहां पर है अपने पास, तो ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय कितने होंगे टोटल करना पड़ेगा अपन को, बिकॉज किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं दे रखा, इसका मतलब सारे साल का निकालना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का वो पूछ रहा होता तो फिर वो लिख के देता, उसने कुछ नहीं लिख के दिया, मतलब अपन को मान के चलना है सारे साल का। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 6 और 1 7, 7 और 5 12 की 2, एक कैरी चला गया अपने पास, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 3 13, 1320। इसका रेशियो लेना है बैंक सी के साथ, ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय के साथ। चलिए ठीक है, इसका भी सम निकाल लेते हैं। तो 5, ये 4 8 12, 12 3 15 की 5, एक कैरी चला गया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 1320 टू 1155। कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 से तो हो ही जाएगा, चलिए 5 से कर लेते हैं, नंबर थोड़े बड़े हैं। 5 से अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, फिर 32, 5 का 6 बार में 30 और 5 चौको 20, 5 से ये 2 बार में 10, 3 बार में 15, 1 बार में। और किससे जा रहा है ये, तो मेरे हिसाब से ये 3 से जा रहा है, 9 से भी जा रहा है क्या, नहीं 9 से तो नहीं जाएगा, 3 से ही जाएगा। और तो हाँ 3 से जाएगा। चलिए 3 से अगर अपन करें तो 3 का 8 बार में 24, 8 बार में 24, और फिर ये 3 का कितना 7 बार में 21, 7 बार में 21, 11 से भी चल जाएगा, तो 8:7, 11 से 8 बार में, 11 से 7 बार में। इफ m इज इवन देन 8 की पावर m माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। m इवन नंबर है तो 8 की पावर m माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल होगा, ये अपन से पूछ रहा है। इस तरीके के सवालों में m की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो आप रख लीजिए। इवन है तो सबसे छोटी इवन वैल्यू क्या मानेंगे अपन, 2 मान लेंगे। 0 जो होता है वो इवन नंबर ही होता है, लेकिन 0 मानने में दिक्कत होगी थोड़ी, क्योंकि 0 अगर आप यहाँ पे मानते हैं तो 8 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 0 तो एक तरीके से हर नंबर से डिविजिबल है, इस वजह से यहाँ पे 0 नहीं मानेंगे, तो m को आप 2 मान लीजिए। m को 2 अगर अपन रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 माइनस 1 दैट इज 63। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन से बात करूं तो कौन सा नंबर है जो 63 से को डिवाइड कर पाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 63। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो 63 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 21 से भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में किससे होगा तो 63 से होगा। In the 8th class consisting of 30 students, a mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90. The other students had an average score of 75. What is the average score of the whole class? सेम तरीके के क्वेश्चन एसएससी ने न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, और यहाँ पे मैं हमेशा आपको 2 तरीके बोलता हूँ। 2 तरीके क्या है, एक तो नॉर्मल जैसे एवरेज अपन निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, दूसरा आप डेविएशन मेथड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। डेविएशन मेथड यहाँ पे कैसे लगेगा, तो देखिए मैंने मान लिया जो क्लास का एवरेज है वो 90 है, ये मैंने माना। अब बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 90 आया,
दैट मीन्स कि जो मैंने माना था वही आया, तो ना तो कुछ बढ़ा ना घटा, दैट मीन 0। तो ये जो 10 स्टूडेंट है इन पे तो केवल 0 आ गया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 75 आया। मैं तो 90 मान के चला था, दैट मीन्स कि 15 कम आया। इसका मतलब ये हुआ कि उन बाकी बच्चों में मुझे 15 घटाना पड़ेगा। 10 बच्चों, टोटल 30 बच्चे हैं, उसमें से 10 का 90 है, तो बाकी कितने बच गए? 20 बच्चे। तो 20 बच्चों का जो है वो कितना आया? 15 कम आया, जो मैंने माना था उससे। तो अब इस वैल्यू को अपन सब में बांट देंगे, टोटल कितने स्टूडेंट है? 30। तो इसको आप ये 10 इंटू 0 तो 0 हो गया, 15 का 2 बार में, और 2 इंटू 10, तो ये हो गया अपने पास 90 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू -80। ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और कुछ अच्छे कमेंट्स अगर आप कर सकते हैं तो कर दे करिए। काफी लोग करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। अच्छा लगता है बनाने में कि हाँ भाई जो अपन दे रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो मैंने बोला है कि एसएससी मैथ्स बाय अर्पित, इस पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अर्पित अग्रवाल मैथ्स, यहाँ पे आपको अभी जो भी अपन ने काम किया वो एज ए पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। तो अगर आपको रिटर्न सॉल्यूशन अपने पास रखने तो आप यहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।